देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिक अंतर यही है कि वो सत्ता के लिए कुछ भी करती थी। उस समय जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो $93 प्रति बैरल, और उसके बाद भी 71 रुपये हम पेट्रोल दे रहे थे, 57 रुपये में डीजल दे रहे थे। लेकिन आज वही घट के $63 प्रति बैरल हो गया है, और फिर भी पेट्रोल और डीजल बिल्कुल आगे पीछे चल रहे हैं, सेंचुरी लगा रहे हैं। हम अभी जनता के साथ मिलकर उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता इस गलत नीति के कारण से जो महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के महंगे होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगा, और उसके कारण से सभी चीज़ों की कीमतों में वृद्धि होगी, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी और ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, तो निश्चित रूप से भाव बढ़ेंगे ही। तो जनता के साथ मिलकर ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। अब इसको तो उन्हें को खुलासा करना पड़ेगा, लेकिन ये बात सही है, आरएसएस के मुख्यालय होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है, और यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुझे मौका मिला है। मेरी आवाज़ आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचेगी और जनता को राहत मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, जीएसटी का मसला ही हम लोग लाए थे, और जीएसटी जब ये चर्चा में आई तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका खूब विरोध किए थे मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन सरकार में आते ही उन्होंने जीएसटी लागू किया, गलत ढंग से लागू किया, मध्य रात्रि को लोकसभा में पारित किया। ऐसा बता रहे थे जिस दूसरी आज़ादी, उन्होंने देश के साथ धोखा किया, देश को गलत जानकारी दी। 1 नेशन 1 टैक्स की बात उन्होंने कही, लेकिन आप सब जानते हैं कि आज किसी में 5% है, किसी में 12% है, किसी में 18% है, किसी में उससे भी अधिक के जीएसटी लगा हुआ है। तो 1 नेशन 1 टैक्स नहीं हुआ, 1 नेशन 5 टैक्स। अब तो स्थिति ये है कि जो कृषि यंत्र हैं उसमें भी जीएसटी लगाया, ट्रैक्टर में 12% लगाया, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में उन्होंने जीएसटी लगाया, और तो और अभी कोरोना काल में जो उपकरण लग रहे थे, जो दवाइयाँ लग रही थी, उसमें भी जीएसटी लागू किया। अब हमने जीएसटी लागू करने की बात कही है, लेकिन हमारा लगाने का तरीका दूसरा होगा, जिससे लोगों को भार कम पड़े, वो सब काम करेंगे। लेकिन आपने पेट्रोल डीजल के बारे में बात कही, तो निर्मला सीतारमण जी जब बजट प्रस्तुत किए, तो ये जितने भी सेंट्रल टैक्स, एक्साइज टैक्स है, उसमें से 4% उन्होंने सेस लगा दिया। तो पहले जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी पेट्रोलियम पदार्थों में, या जो भी अभी लग रहा है सेंट्रल एक्साइज, उसका हिस्सा राज्यों को भी मिलता है, 42% राज्यों को मिलता है। लेकिन उनमें 4%, 3 या 4% उन्होंने जो सेस लगा दिया, वो जो पैसा वो सीधा भारत सरकार के पास जाएगा, राज्यों को नहीं मिलेगा। इस मामले में पत्र भी लिखा, लेकिन कोई जवाब निर्मला जी की तरफ से उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। लेकिन जीएसटी के बारे में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो इसमें पुनर्विचार किया जाएगा और सही ढंग से लागू किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक सजेशन की बात कही आपने दादा के, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी से पहले जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद भी बैठक हुई, लॉकडाउन के पहले नहीं हुआ, लॉकडाउन के बाद बैठक, उसके बाद भी लगातार बैठ के हुई। वहाँ तो मन में रहता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारी बात मानी गई। पिछले समय पहला जब लॉकडाउन लगा तो उसमें किस प्रकार से विभिन्न विभाग मिलके काम करेंगे, ये जो हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया था, हूबहू कॉपी उसने दूसरे दिन उसको कॉपी पेस्ट करके पूरे देश में लागू किया। दूसरी बात, जीएसटी के मामले में जो कोरोना में जितने भी उपकरण लग रहे हैं, चाहे गैस ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके वेंटिलेटर तक, सबसे पहली बात मैंने उस मीटिंग में उठाई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उसके बाद जीएसटी की दरों में कमी आई। तीसरी बात, जो उस समय पिछले समय भी और इस समय भी, सबसे पहले पिछले लॉकडाउन के बाद
छत्तीसगढ़ सरकार है सबसे पहले 3 महीने तक के जो आम जनता है उसको मुफ्त में अनाज देने की बात मैंने घोषणा की, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की। उसके बाद भारत सरकार ने भी घोषणा की। इस साल भी ऐसा हुआ कि हम 2 महीने के लिए घोषित की, भारत सरकार ने भी 2 महीने घोषित की। तो ऐसा नहीं कि हमारी बात उस समय स्वीकार नहीं करते, लेकिन बाद में लागू वही करते हैं जो हम लोग कहते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये नमस्ते ट्रंप वगैरह मत करिए, बहुत गंभीर संकट आने वाली देश में कोरोना की। उस समय तो बहुत हंसी मजाक में उड़ाया, लेकिन उसकी स्थिति देख लीजिए, बाद में वही करना पड़ा। राहुल जी ने फिर कहा कि ये जो लॉकडाउन अचानक आपने घोषित किया है, पूरे देश के लोग सड़कों में 10 करोड़ से अधिक लोग सड़कों पे आए हैं, कितने लोगों की जानें चली गई, कितने परिवार बिछड़ गए, रोजगार छीन गए, तो ये आर्थिक स्थिति में सुनामी आएगी। और हुआ यही। उस समय वो लोग ट्रोल किए, लेकिन बात मानी गई। आखिर में ये लोग जो उस समय जो नोटबंदी के समय अचानक प्रकट हुए मोदी जी 8 बजे रात को, और बोले कि 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट रद्दी, झटका दिया लोगों को। लेकिन हुआ क्या, उसी प्रकार से जीएसटी का मामला। तीसरा जो लॉकडाउन के समय बोले अचानक कि अब कल से लॉकडाउन पूरे देश में, लोग दिल्ली में सबसे पहले सड़कों में आए। और इस सेकंड स्टेन में आपने देखा होगा कि राज्यों पे छोड़ा, जब देखे कि इससे बदनामी हो रही है, राज्यों पे छोड़ा गया और राज्यों ने सूचित कर, लोगों को सूचित करके उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, सामाजिक संगठनों से बात करके जब लागू किया तो एक भी व्यक्ति सड़क में नहीं आया। तो ये अचानक झटका देने का काम जो उनका रहता है, तो अचानक आएंगे, प्रकट होंगे और कुछ घोषणा कर देंगे, पूरे देश में हलचल मच जाएगी। तो ये जो प्रवृत्ति है उसके कारण देश को बहुत नुकसान हुआ। देखिए, जब सारी बातें इमोशन में चला जाए फिर तर्क का कोई गुंजाइश नहीं रह जाता। हम लोगों ने उस समय न्याय की बात की थी, राहुल जी ने न्याय की बात कही थी, आम जनता के जेब में पैसा डालने का काम की बात उन्होंने कही थी। लेकिन उस समय पुलवामा घटना घटी और सारे देश इमोशन में चला गया। वो लोग कभी जीएसटी पे एक बार भी वोट नहीं मांगा, नोटबंदी में एक बार भी किसी नेता ने वोट नहीं मांगा। देश की सुरक्षा के नाम से भावनात्मक वोट उन्होंने मांगा। आज भी ये लोग भावनात्मक रूप से कभी हिंदू मुस्लिम, तो कभी मंदिर मस्जिद, तो कभी और कोई मुद्दा ये लाके ये बात करते हैं, जबकि वास्तविक जो आम जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के दाम की बात है, इस पे बात नहीं करते क्योंकि उनको आता ही नहीं। ये जब बंगाल गए थे तो वहाँ भी जब वो वापस आए प्रधानमंत्री तो वहाँ भी दंगा हो गया। तो ये लड़ाने झगड़ाने काम ये लोग बेहतर अच्छे से कर सकते हैं, सरकार ये लोग नहीं चला सकते। बड़ी हास्यास्पद बात करते हैं। अभी जीएसटी उन्होंने लागू किया, जीएसटी लागू किया तो जो उत्पादक राज्य हैं उस पर उन्होंने कंपनसेशन करने की बात की 2022 तक के। और अब क्या कर रहे हैं, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जीएसटी का पैसा आपको नहीं दे पा रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट में कर्जा लो। मैं समझता हूं कि ऐसा आदेश पहली बार हुआ है और सभी उत्पादक राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जितने उत्पादक राज्य हैं वो जीएसटी भारत सरकार नहीं दे पा रही है और उसके लिए कर्जा हम लोग ले रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं। तो कर्जा लेने की बात वो खुद कर रहे हैं, आप साफ सफाई कर दो, 25% अधिक, 0.25% अधिक आप कर्जा ले सकते हैं। बिजली में आप सुधार कर दीजिए, 0.25% आप कर्जा अधिक ले सकते हैं। आप पीडीएस में सुधार कर दीजिए, 0.25% फिर से ब्याज कर्जा ले सकते हैं। तो कर्जा लेने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? जीएसटी दे नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं समझता तक महाराष्ट्र ने दिया होगा हमको अभी तक है 20,000 करोड़ है ना, 30,000। हमारे यहाँ भी स्थिति यही है। सेंट्रल एक्साइज का और जीएसटी मिला के हमारे यहाँ भी 26,000 करोड़ का बैकलॉग है। महाराष्ट्र में 96,000, इनके यहाँ 96,000। वो पैसा दे देना भाई, भारत सरकार जिससे हमको लेना है, हम क्यों कर्ज लेंगे? और पेट्रोल डीजल के भाव क्यों बढ़ा रहे हैं आप?
उसको कम कर दीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। आम जनता को क्यों सजा दे रहे हैं आप? अब ये तरीका यही है कि कोई जादूगर आए और कबूतर उड़ा दे, तो हमको वो एक कबूतर उड़ाया तो हमको 4 कबूतर उड़ाने पड़ेंगे। तो लेकिन ये हाथ की सफाई वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ें। महात्मा गांधी से लेकर आज तक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के बीच में रहेंगे और जनता के मुद्दे को लेकर जनता के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। आज नहीं तो कल जनता इस बात को महसूस करेगी और हमको आशीर्वाद देगी। दादा, आपको याद होगा जब फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम चला था और 77 के चुनाव में इसको मुद्दा बनाया, एक बड़ा कारण वो भी था। और उसके कारण से यदि उस समय फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम लगातार चलता था, आज जनसंख्या ये विकराल रूप नहीं लेती। लेकिन ये देश युवाओं का देश है। 7 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे ये युवाओं का देश है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हिंदुस्तान में है। लेकिन आज वो समस्या बन गई। इसको आपने दिशा नहीं दी। आपके पास इन हाथों को, नौजवान हाथों को काम देने के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। पिछले सरकारों ने जो काम किए थे, जो सार्वजनिक उपक्रम बनाए थे, सबको निजी हाथों में बेच रहे हैं। चाहे ONGC हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे स्टील प्लांट हो, चाहे पावर प्लांट, सब प्लांटों को बेच रहे हैं। सब कुछ बेच डालूंगा, इस नीति पे चल रहे हैं लोग। तो रोजगार के जो अवसर थे उसको खत्म किया। रेल बेच रहे हैं, अब तो प्लेन बेच रहे हैं। अब प्लेन बेचने के लिए किसको दिए? जो एयर इंडिया का प्लेन है उसे बेचने जा रहे हैं। उस मंत्रालय को दिया सिंधिया जी को। अब स्थिति क्या है? एयर इंडिया का लोगो क्या है? महाराजा। तो वो कह रहे हैं कि महाराजा आइए, हम दोनों बिकाऊ हैं, एयरपोर्ट भी और सिंधिया जी भी। तो एक बिकाऊ है, दूसरे संस्था को बेचने की जिम्मेदारी दी गई। तो सब कुछ बेच डालेंगे तो लोगों के पास रोजगार क्या रहेगा? सरकार, मैं वहीं आ रहा हूं। अब आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, ध्यान क्या भटका रहे हैं? 2 बच्चा होना चाहिए। यदि उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध नहीं करते तो आज नियंत्रित होता। और इसे कानून की तरह नहीं, इसे जन जागरण। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? अवेयरनेस के माध्यम से हो सकता है। तो उसके ही गठबंधन के लोग उसके नीति को मान नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? और कुछ चीज़ें हैं जो सामाजिक क्षेत्र के जो मामले हैं उसे समाज में के जन जागरण के माध्यम से ही लाया जा सकता है। हर चीज़ को कानून के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव आए तब इनको याद आ रहा है, अब वो कार्ड खेलने शुरू कर रहे हैं। तो क्या इस अभी तत्काल इसको 2 बच्चे, जिसके 2 बच्चे हैं सबको नौकरी देंगे क्या? मान लो 3 बच्चे, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी बात है। लेकिन जिसके 2 बच्चे रहेंगे सबको नौकरी देंगे क्या? ये वो कानून ले आए, जिसके केवल 2 बच्चे उसी की नौकरी मिलेगी, उस सबको नौकरी देंगे, ये बोल दीजिए। तब भी करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन लाए वैसा, उसको रोजगार के साथ जोड़ के करना चाहिए कि जिसके 2 बच्चे हैं सबको हम नौकरी देंगे। अभी लोकसभा आ रहा है, उसमें पारित कर ले। देखिए, सबसे आदर्श स्थिति हमारी छत्तीसगढ़ में है। 1,35,000 वर्ग किलोमीटर में हमारी जनसंख्या 2 करोड़ 80 लाख। 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या होनी चाहिए आदर्श स्थिति, वो हमारी छत्तीसगढ़ में है। हमारे यहाँ लैंगिक अनुपात भी बहुत बढ़िया है। केरल के बाद यदि लैंगिक अनुपात सबसे बढ़िया है तो छत्तीसगढ़ में हमारे प्रति वर्ग किलोमीटर जितने लोग होना चाहिए वो हमारे छत्तीसगढ़ में है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपने कैसे कह दिया मैडम कि सबसे ज़्यादा गोकसी छत्तीसगढ़ में होता है? देखिए, मध्य प्रदेश के समय में
गौ हत्या में प्रतिबंध लगा था, हमारी सरकार के समय लगाया था, भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। और उस पूरे जब 2000 में हमारी सरकार बनी तो सारे नियमों का अनुकूलन छत्तीसगढ़ में हो चुका है। और हमारे यहाँ गोधन न्याय योजना लागू है। हमने यो योजना लागू की, जो गोबर बेचेगा उसको भी 2 रुपये किलो मिलेगा प्रति किलो के हिसाब से। तो हमारे गौ हत्या क्यों होगी? जब गोबर से पैसा मिलने लगेगा तो मवेशी बचा कर रखेंगे। ये इन लोगों की नीति कारण से तो पूरे किसानों को खेती करना मुश्किल हो गया। यूपी में किसान लोग रात रात भर जागते हैं अपने फसल बचाने के लिए। वहाँ मवेशी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसको हम गौ माता कहते हैं और जिसको हम पूछते हैं। आज वो समस्या बन के रह गई है। भारतीय जनता पार्टी शासन में यही तो मुश्किल है, जो हमारी ताकत है वो कमजोरी बन गई। जो पशुधन हमारी ताकत थी, अब वो कमजोरी। हिंदुस्तान के नौजवान हमारी ताकत, अब वो कमजोरी समस्या बन गई। तो आप उस प्रकार से नीति बना ही नहीं रहे, जिसके चलते ये हो रहा है। वो ईडी मध्य प्रदेश में नहीं जाएगी, वो ईडी हरियाणा में नहीं जाएगी, वो ईडी यूपी में नहीं जाएगी, वो ईडी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं जाएगी। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, ये सारे रेड वहीं पड़ेंगे जहां गैर भाजपा शासित राज्य हैं। तो ये जितने भी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे एक समय कहा जाता था पाकिस्तान में 11 प्लेयर नहीं खेलते क्रिकेट में, 2 उसके एम्पायर भी खेलते हैं, 13 खिलाड़ी खेलते हैं। तो उसी प्रकार से आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ती, बल्कि उसके साथ साथ एक आईटी पार्टी, एक ईडी पार्टी, एक सीबीआई पार्टी, ये भी लड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।